क्लासेस में सबसे पहले जानते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी और प्रिसिशन को समझने के लिए एक छोटा सा गेम समझते हैं। यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, यहाँ पर ये टारगेट है, ये सेंटर पार्ट बुल आई जिसे कहते हैं, और ये हमने जो दिखाया है ओपन सर्कल के द्वारा ये बुलेट्स हैं जिनको फायर किया गया। तो जब बुलेट को फायर किया गया तो यहाँ पर हमने 4 कैटेगरीज दिखाई कि इतनी तरह की संभावनाएं दिखी हैं 6 बुलेट्स के ऊपर। तो पहले में देख रहे हैं कि सारे बुलेट्स देख रहे हैं ये दूर दूर इस तरह से हैं। फिर हमने सेकंड केस में देखा कि टारगेट के पास तो नहीं है लेकिन सारे बुलेट एक साथ हैं। फिर देख रहे हैं कि टारगेट के एकदम नज़दीक हैं लेकिन बुलेट्स सारे सेपरेट हैं, एक साथ नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं टारगेट के पास भी हैं और सारे के सारे बुलेट एक साथ हैं। तो यहाँ पर हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन को डिफाइन करें। एक्यूरेसी का मतलब होता है जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उसके कितना क्लोज पहुँच जा रहे हो वो उतना एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस टू द करेक्ट वैल्यू या रियल वैल्यू। तो यहाँ पर रियल वैल्यू यानी कि ये टारगेट है, तो टारगेट से बहुत दूर दूर हैं सारे बुलेट्स, इसलिए कहेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो कैसी है, लो है। इसे कहेंगे लो एक्यूरेट है। अब प्रिसिशन की बात करें, प्रिसिशन का मतलब होता है कि बुलेट्स जो हैं सारी की सारी बुलेट्स एक ही स्थान पे जानी चाहिए, ये दूर दूर नहीं जानी चाहिए, इसलिए इसको कहेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी लो है, लो एक्यूरेट, और प्रिसिशन भी लो। नाउ इस केस में देखते हैं टारगेट से तो बहुत दूर है सारी बुलेट्स, बट क्या देख रहे हैं सारी बुलेट्स एक स्थान पर है, एक ही प्लेस पर है, इसलिए कहेंगे इसके देखो एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेसी तो लो है, इसलिए लो एक्यूरेट कहेंगे इसको, लो एक्यूरेट। लेकिन प्रिसिशन की बात करें सारी बुलेट्स एक ही स्थान पर जा रहे हैं, मतलब ये जो बुलेट फायर कर रहा है उसकी जो बुलेट है उसकी एक्यूरेसी तो लो है लेकिन प्रिसिशन हाई है, यानी कि हाई प्रिसिशन, हाई प्रिसिशन। नाउ इस केस की बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बुलेट्स हैं वो टारगेट के एकदम क्लोज हैं, इसलिए कहेंगे कि ये हाई एक्यूरेट है, हाई एक्यूरेट। बट प्रिसिशन की बात करें सारी बुलेट्स एक साथ तो लगी नहीं, इसलिए कहेंगे ये इसका जो प्रिसिशन है वो लो है, लो प्रिसिशन। लास्ट केस डी पार्ट में क्या देख रहे हैं कि सारी की सारी बुलेट्स भी एक साथ हैं और टारगेट के ही पास हैं, टारगेट के पास बहुत पास है, इसलिए कहेंगे ये हाई एक्यूरेट है और हाई प्रिसाइज है, हाई एक्यूरेट, हाई प्रिसाइज। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और प्रिसिशन का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जितना रियल वैल्यू के क्लोज वैल्यू आएगी वही उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी, और प्रिसिशन का मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हमने जैसे समझा कि जो जितनी बुलेट्स हैं वो सारी की सारी एक ही प्लेस पर जा रही हैं तो वो हाई प्रिसाइज होगा, और अगर बुलेट्स दूर दूर हैं, सेपरेट है, तो कहेंगे वो लो प्रिसाइज होगा। अब अगर हम इसको अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में समझें कि इसका मतलब क्या है, तो देखो एक्यूरेसी का मतलब तो समझ में आता है, प्रिसिजन अक्सर क्या होता है लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है इन टर्म ऑफ साइंस। देखो प्रिसिशन जो होता है, ये जो टर्म है ये डिफाइंड किया जाता है विद द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किससे दिखाया जाता है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जितना लीस्ट काउंट जो होगा ना वो जितना कम होगा उतने ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो प्रिसाइज होगा। समझ में आ रहा, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कम से कम कितना नापा जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो कम से कम जितना नापा जा सकेगा वही उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, और जिसका लिस्ट काउंट जितना ही कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतने ज़्यादा प्रिसाइज होगा। क्लियर? ठीक है, इसको जैसे कि हम समझे एक एग्जांपल के थ्रू।
कहा कि कोई एक रॉड है, उसकी जो रियल वैल्यू है, रियल लेंथ उसकी जो है वो है 5.432 सेंटीमीटर। ये है एक रॉड की लेंथ इतनी है, ये इसकी क्या है, ये इसकी करेक्ट वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अब आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से आपने इसकी मेजरमेंट की तो वो निकल कर आता है 5.4 सेंटीमीटर, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया जब तो वो निकल कर आता 5.391 सेंटीमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट से आपने मेज़र किया। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाईली प्रिसाइज है। तो हाईली प्रिसाइज वो होगा जिसमें क्या हो कि लीस्ट काउंट जो हो सबसे कम हो, या सिंपली कहें जिसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो अधिक हों, वही हो जाएगा हाईली प्रिसाइज। और हाईली एक्यूरेट कौन होगा, जो करेक्ट वैल्यू के बहुत ही क्लोज वैल्यू देता हो। तो देख सकते हैं कि पहला जो वैल्यू है ये 5.4332 के बहुत ही क्लोज है, इसलिए इसको कहेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी इसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, लास्ट डिजिट के नीचे 1, बाकी प्लेस पर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया उसका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट बहुत कम है, इस वजह से इसको कहेंगे ये हाईली प्रिसाइज है, हाई प्रिसिशन है इसका। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं तो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट से आप जो मेज़र कर रहे हो वो हाई एक्यूरेट हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चूज़ करना चाहिए हमें जिसका जो प्रिसिशन हो वो भी हाई हो। जितना ज़्यादा प्रिसिशन होगा उतने अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और प्रिसिशन का मतलब क्या होता है। नाउ अब देखो, कुछ के लिस्ट काउंट आपको लर्न रखने चाहिए। जैसे कि आपके पास आता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट लिया जाता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। फिर आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की बात करें, स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास मीटर स्केल जो होता है, अगर बात करें मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट लिया जाता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो ये इनके आपको लिस्ट काउंट भी साथ ही साथ लर्न रखना चाहिए। और एक चीज़ और, एरर जो होगा वो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाएगा उसका जो लिस्ट काउंट होगा कम से कम उतना एरर ज़रूर होगा, ये भी याद रखना। ओके, हम मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करें, ये हमेशा ध्यान रखना हर एक मेजरमेंट में एरर ज़रूर होता है। चाहे जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लिया जाए, हमेशा उसमें एरर आना ही आना है। जैसे कि अगर आप स्केल से मेजर कर रहे हो तो आपको याद होगा कि स्केल में जो 1 सेंटीमीटर 0 से 1 के बीच जब देखते हो तो उसमें 10 लाइन्स होती हैं, छोटी छोटी लाइन्स 10 लाइन्स होती हैं। तो वो 10 लाइन्स हैं, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के 10th पार्ट को वो रीड कर सकता है। ओके, लेकिन अगर आप देखो कि अगर कभी मेजर कर रहे हो लेंथ, तो क्या देखते हो कि 2 छोटी लाइंस के बीच में अगर आपका लाइन पहुंच गया तो आप क्या बताओगे मेजरमेंट, पहली वाली लाइन या उसके आगे वाली लाइन। तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर आप पहली वाली बताते तो भी एरर है, आगे वाली लाइन बताओगे तो भी एरर है। इसका मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करेंगे हमेशा उसमें एरर होना एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, चाहे जितना हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लिया जाए, हमेशा उसमें एरर निकलता ही निकलता है। एरर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक एरर होता है जिसे कहा जाता है
सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। और सेकेंड टाइप का जो एरर होता है उसको बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है जो सिस्टम में एरर हो, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट करने के लिए, जिसमें आ सकता है आपका टेक्निक कौन सा यूज़ कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है, तो ये सारे एरर जो होते हैं ये सिस्टमेटिक एरर होते हैं। सिस्टमेटिक एरर को आप 100% दूर नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक एरर के एग्जांपल में जैसे आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आप जिस स्केल से मेजर कर रहे हो वो स्केल टेढ़ी हो तो उसमें चाहे जितनी बार नापोगे एरर तो आना एकदम 100% है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है सिस्टमेटिक एरर। दूसरा आ जाएगा इम्परफेक्शन इन टेक्निक, इम्परफेक्शन इन टेक्निक। तो टेक्निक में भी कमी आ सकती है। पता चला कि जिस तरीके से आपको मेज़र करना वो तरीका ही आपको नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप करंट मेजर करना चाहते हो, करंट मेजर करने के लिए आपने क्या लगाया, अमीटर। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ के मेजर करना चाहिए। पता चला आप उसको समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में जोड़ दिया सीरीज के बजाय, तो फिर आप कहाँ से ले पाओगे करेक्ट रीडिंग। इस वजह से इम्परफेक्शन इन टेक्निक भी सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। ओके। और तीसरा एक और तरीके का एरर मिलता है जिसे कहते हो ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, अब ये ग्रॉस एरर का मतलब क्या है, तो ग्रॉस एरर में क्या होता है, अक्सर जो आप जैसे मेजरमेंट कर रहे हो और पता चला कि उसकी रीडिंग ही गलत ले रहे हो, आप सही से रीडिंग ही नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपको ये हो सकता है कि कंडीशन, जैसे कि क्या होता है अगर आप रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हो तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, तो करेक्ट वैल्यू उसकी कहाँ ले पाओगे। तो इसलिए ये तीन टाइप की जो बातें हमने बताई, ये तीन टाइप के जो एरर होते हैं ये सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आते हैं, और इनको आप पूरी तरह से कभी दूर नहीं कर सकते। इनको सही करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है। हाँ, दूसरे टाइप का एरर जो रैंडम एरर है। रैंडम एरर वो एरर होता है जिसमें आप जैसे मैंने स्केल का एग्जांपल लिया कि आप मेजर कर रहे हो तो दो छोटी लाइन के बीच अगर लाइन पड़ जा रही है तो आप वैल्यू बताने में असमर्थ हो जाते हो, तो उस केस में जो एरर होता है उसको बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे मिनिमाइज करोगे, आप बहुत सारी रीडिंग लिए, उसमें कुछ अंतर आ रहा है, जैसे कि एक बार आपने रीडिंग लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से तो आया 1.21, दूसरे से मेजर किया तो पता चला 1.23 आ गया, फिर पता चला 1.22 आ गया। इस तरह से आपने मेजर किया, तो हर इसमें देख रहे हैं अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो अब इसके एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाए। सपोज़ किसी डिवाइस के द्वारा एक मेजरमेंट किया जा रहा है, और मेजरमेंट करने पर जब मेजरमेंट करते तो उसमें जो रीडिंग्स आती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह से कई बार रीडिंग लिया, जैसे n बार रीडिंग लिया, तो उसमें रीडिंग आपको मिल रही हैं A1, A2, A3 अप टू AN। n टाइम रीडिंग लेने पर इस तरह से रीडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो जब ये रीडिंग आपको मिल गई तो अब आपसे यहाँ पर कहा जाए कि उसकी करेक्ट रीडिंग क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो जो रीडिंग आ रही है इसमें एरर होगा, तो उसको मिनिमाइज करने का तरीका है कि इन सब पर ले लो एवरेज। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले इसका रियल वैल्यू, यानी कि औसत मान इसका एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN डिवाइड बाय जितने टर्म हो n। तो ये जो निकल कर आया है इसका एवरेज वैल्यू, दिस एवरेज वैल्यू इज नोन एज रियल वैल्यू और ट्रूथ वैल्यू, इसे ट्रूथ वैल्यू भी कह सकते हैं। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/n समेशन
ए आई, और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और कहाँ तक जा रहा है n तक, यानी i इक्वल टू 1 to n। ये आ गई इसकी वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू। अब इसके बाद आपको निकालना है कि एरर क्या होगा। एरर जो रियल वैल्यू आई है, इस रियल वैल्यू के साथ ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब का डिफरेंस निकाल लीजिए, वही कहलाएगा एरर। ठीक है, तो यहाँ जो एरर हम लेंगे एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर लेंगे, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, उसे हम एब्सोल्यूट एरर लेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब आपके पास मॉडुलस वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी नेगेटिव नहीं लेना है, रियल वैल्यू से आपका जो मेज़रमेंट है उसको माइनस कर दीजिए। तो इसको मान लेते हैं हम डेल्टा A1। इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो है इससे भी आप ऐसे माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा A2। फिर रियल वैल्यू माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है उसको निकाल लीजिए, डेल्टा A3 एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट वाला वैल्यू जो होगा उसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा डेल्टा AN। तो ये जो डेल्टा में लिखा जा रहा है ना, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो इसके आगे मॉड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा A1 ये मॉडुलस में ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आ गया। जो डेल्टा से लिखा जा रहा है इसी को कहा जा रहा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब नेगेटिव नहीं लेना है। एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, भाई गलती है, गलती तो हमेशा गलती मानी जाएगी। अब एब्सोल्यूट एरर इतने सारे आ रहे हैं तो इसमें से आपको एरर निकालना है एक्चुअली कि एरर हम कितना कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं इन सब का एवरेज निकाल लीजिए। तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा A का मीन इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाई n। ये जो एवरेज वैल्यू आ रही है इसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा A का एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 1/n समीशन डेल्टा AI, और I स्टार्ट हो रहा 1 से लगाकर कहाँ तक जा रहा है n तक। ये निकल कर आया मीन एब्सोल्यूट एरर, या जिसे आप कहते हो एरर। चाहे मीन एब्सोल्यूट एरर कहिए चाहे एरर कहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब भी हम एरर को डिनोट करते हैं ना, तो उसको अक्सर हमेशा हम फ्रैक्शन में लिखते हैं या फिर परसेंटेज में लिखते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में अक्सर क्या होगा, जो एरर होगा उसको परसेंटेज में लिखा जाता है। तो परसेंटेज में लिखूं उससे पहले इसको निकालेंगे हम फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर जो बनेगा, ये जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है इसको डिवाइड कर देंगे जो इसका रियल वैल्यू है इससे, यानी कि मीन एरर, मीन वैल्यू जो है इसका, ठीक है, या रियल वैल्यू या ट्रूथ वैल्यू, या फिर जिसे आप क्या कहते हो मीन वैल्यू, औसत मान। इससे डिवाइड कर देंगे तो इसे आप कहोगे फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और जब आप ये मॉड लगा दोगे तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। नाउ मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालने के बाद अब आपको निकालना होगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर आपको निकालना है तो क्या करना, जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आया है इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा A का एवरेज बाई A का एवरेज इंटू 100। ये आपके पास निकल कर आएगा
परसेंटेज एरर। तो इतने टाइप के एरर आप कैलकुलेट करोगे। स्टेप आप माइंड में रखिए। सबसे पहले जितनी भी रीडिंग्स होंगी उन सब का आप एवरेज निकाल लोगे, उसे कहोगे मीन वैल्यू या ट्रुथ वैल्यू या रियल वैल्यू। इसके बाद आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे। एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर होता है रियल वैल्यू और जो आपका मेजर्ड वैल्यू है इनका डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तो जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आया है इन सभी का क्या कर लोगे, एवरेज निकाल लोगे। ये जो निकल कर आएगा इसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। आफ्टर दैट निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर जो होता है, ये जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइड बाय इसकी जो मीन वैल्यू है, इसी को कहते हैं मीन फ्रैक्शनल एरर। और जब आप मॉड लगा के रखते हो तो इसे कहते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना होगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ रहा है इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये बन जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर। क्लियर? एक बार इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम a student made several observations for the period of oscillation. His readings turned out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Find mean period of oscillation. Second, absolute error in each reading. Third, mean absolute error. Fourth, fractional error and fifth, percentage error. अच्छा, तो जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें मैंने सोचा कि एक ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें सारे टॉपिक्स आ जाएं, जितने भी एरर हैं और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक। तो इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट, मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बनेगा इक्वल टू, जितने भी वैल्यू हो सबका मीन निकाल लो। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाई कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 हैं तो डिवाइड बाई 5। सबको प्लस करें और प्लस करने के बाद 5 से डिवाइड करें और रिजल्ट निकल कर आपके पास आ जाएगा। जब प्लस करोगे तो आएगा 13.12 डिवाइड बाई 5 सेकेंड। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 3 यानी 31 हो जाएगा। 5 6 जा 31 और फिर से 5 2 जा 10। डेसिमल के 2 प्लेस तक हमने ले लिया। 2.62 सेकेंड, ये आ गया इसका मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टी का मीन वैल्यू। नाउ अब आपके पास सेकेंड पार्ट इसने पूछा है, कह रहा कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स हर एक रीडिंग का आपको निकालना है, याद रहे। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें जो इसकी जो रियल वैल्यू होती है उसमें से आपको मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो रियल वैल्यू इसकी कितनी आई है, 2.62 सेकेंड। इसमें से पहली वैल्यू 2.63 सेकेंड माइनस करिए, फिर 2.62 से आपको माइनस करना है, चलो सेकेंड बाद में लिख लेंगे। अगली रीडिंग 2.56, अगली रीडिंग आपके पास ये 2.62 से माइनस करिए 2.42 और फिर माइनस करिए 2.62 से 2.71, 2.62 से अगली रीडिंग माइनस करेंगे 2.80। तो जो कुछ निकल कर आएगा ये हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर होगा, या सिंपली आप एरर जिसे कहते हैं एरर होगा। तो देखो 2 यहाँ 3 है, या तो ये तो अधिक है इसलिए माइनस में आएगा 0.01 सेकेंड। यहाँ इसमें से माइनस करेंगे यानी 12 माइनस 6 यानी कि आ जाएगा 0.06। फिर यहाँ माइनस करिए, 2 से 2 माइनस हुआ 0 और यहाँ 6 से 4 माइनस होगा 2, ये आ गया 0.20। इधर माइनस करेंगे, ये माइनस का आएगा
तो यहाँ 11 माइनस 6 यानी 11 माइनस 2 यानी 9 हो गया, और ये आ जाएगा 0.0। ये सब सेकंड में है। फिर इधर माइनस करें, माइनस का आएगा ये 8, और यहाँ पर 7 माइनस 6 यानी 1। ये निकल कर आ गया आपके पास एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग का। ठीक है। इसके बाद आपको फिर निकालना क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड पार्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जिसे डेल्टा ए से लिखते हो आप, ये निकल कर आएगा, जितनी भी वैल्यू आई हैं उन सबको प्लस में लेना है, इस बात का ख्याल रहे। ठीक है। ये जो रीडिंग निकल कर आई है, यहाँ ए नहीं टाइम पीरियड, इसलिए टी से लिखेंगे। ठीक है। ये आपके पास हो गया डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5। तो जितनी भी वैल्यू निकल आई हैं इन्हीं का एरर लेना है आपको, वो भी पॉजिटिव में, यानी कि डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5। डिवाइड बाई 5 है तो 5 हो जाएगा। सबकी वैल्यू को रख लीजिए। मॉड का मतलब होता सारी चीज़ें प्लस में, तो ये आ जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 5। तो इसे सॉल्व कर लें और डेल्टा टी निकल कर आ जाएगा। तो इसे आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद कितना आता है देखिए, 617 और 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 8 24 और 22415। यह आ गया 0.54 डिवाइड बाई 5। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.108। क्योंकि डेसिमल के 3 डिजिट तक जाना ठीक नहीं है, इसलिए इसको अप्रॉक्स में ले लेंगे हम 0.11 सेकेंड। ये आपके पास निकल कर आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट आपको निकालना है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, फोर्थ पार्ट फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका होता है डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। तो वैल्यू रख लेते हैं। डेल्टा टी बार आपके पास आया है 0.11 और टी बार था 2.62। ठीक है। रेशियो है तो इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा। डेसिमल हटा दीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 11/262। तो 11/262 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये निकल कर आएगा 0.0419। ये निकल कर आएगा। अगर आप डेसिमल के 2 प्लेस तक ले रहे हो तो ये अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 0.04। ये निकल कर आया आपके पास फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज एरर। फिफ्थ पार्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है डेल्टा टी बार बाई टी बार
इंटू 100, यानी कि फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.04 इंटू 100%, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4% आएगा इसका आंसर, यानी कि इसमें परसेंटेज एरर जो आ गया कितना आ गया 4%। ओके, अब आपको करेक्ट वैल्यू लिखना हो अगर कि टाइम पीरियड इसका करेक्ट लिखेंगे क्या, तो जो टाइम पीरियड होता है ध्यान रखिए, जो करेक्ट वैल्यू टाइम पीरियड का आप लिखोगे वो हो जाएगा या तो t प्लस डेल्टा टी होगा और t माइनस डेल्टा टी होगा। यहाँ पर मीन वैल्यू लेकर चल रहे हैं, इन दोनों में से इन्हीं दोनों के बीच में कुछ रहना है उसको। ओके, तो इस तरह से दोनों को साथ में लिखा जाए तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं t प्लस माइनस डेल्टा टी, ये हो जाएगी करेक्ट वैल्यू, करेक्ट पीरियड। तो आपके पास जो t की एवरेज वैल्यू है कितना है 2.62 सेकेंड, 2.62 सेकेंड प्लस माइनस डेल्टा टी का जो एवरेज वैल्यू आया था वो आया था आपके पास 0. कहाँ आया है ये रहा 0.11 सेकेंड। अच्छा, अब जब हम मेज़र करते हैं ना तो क्या देखते हैं, जो सेकेंड का जो पार्ट होगा ये 62 तक जाना ठीक नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि वो सेकंड को आप अगर और ब्रेक करोगे तो डेसिमल के 1 पार्ट तक जाना, क्योंकि वैसे देखा गया है कि जो क्लॉक में जो इसकी जो सुई होती है ना वो सेकंड से कम तो नापती नहीं, तो सेकंड के अगर आपको पार्ट लिखना है तो केवल क्या करना पड़ेगा, उसके एक ही पार्ट तक जाना पड़ेगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक लिखना पड़ेगा। इसलिए आप इसको क्या लिखोगे 2.6 प्लस माइनस, जिसमें भी एक डिजिट केवल 0.1 सेकेंड, ये निकल कर आया इसका करेक्ट पीरियड। क्लियर? तो एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन समाहित हैं। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर्स के कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे टॉपिक्स होते हैं एरर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ एरर्स, एरर्स के सम। तो मान लीजिए कि कोई दो क्वांटिटीज़ हैं और एक है x और एक है y, और एक क्वांटिटी z है जो इस तरह से लिखा जा रहा है x प्लस वाई। ठीक है, z कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो यहाँ टर्म्स है x और y, इनके सम के रूप में लिखा हो, जैसे कोई फार्मूला लिखा हो तो वो सम के रूप में लिखा हो। अब आपको इसमें एरर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एरर्स x में एरर डेल्टा x से लिख दीजिए, और जो एरर होगा वो प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लें विद एरर्स, सीधा लिखते हैं। एरर के साथ अगर लिखेंगे तो x को आप क्या लिखोगे x प्लस माइनस डेल्टा x, y को लिखोगे आप y प्लस माइनस डेल्टा y, और z को आप लिखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z। इस तरह से आप जब लिख दोगे, ठीक है, x आपको ऐसे लिखना है, y को आपको ऐसे लिखना है और z को आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि जब मेजरिंग करोगे तो आप डायरेक्ट x, y और z की ये एग्जैक्ट वैल्यू तो लाओगे नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें एरर रहेगा ही रहेगा, तो एरर के साथ लिखना पड़ेगा। तब क्या बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x की जगह लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, और प्लस y की जगह लिख दीजिए y प्लस माइनस डेल्टा y, यानी ये एरर के साथ आपने क्वांटिटी को लिख लिया। और इसको ऐसे लिख लीजिए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये निकल कर आया। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको मान ले इक्वेशन 2। x प्लस वाई किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो x प्लस वाई के प्लेस पर z अगर रखते हैं तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z प्लस माइनस डेल्टा z
इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई के प्लेस पर z हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये z और ये z हट जाएगा, तो आपके पास प्लस माइनस डेल्टा z जो निकल कर आया वो कितना हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये आपके पास क्या निकल कर आया, एरर। आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, आप मॉड ले लो सबका। तो मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा z का मॉड इक्वल टू डेल्टा x का मॉड प्लस डेल्टा y का मॉड। ये निकल कर आया एब्सोल्यूट एरर, जो कि कॉम्बिनेशन है एडिशन का। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकल आया, एरर का कॉम्बिनेशन। नाउ अब आगे आप बढ़ाना चाहो, आपको निकालना हो जैसे फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर, क्योंकि एरर को हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, तो फिर निकालते हैं यहाँ पर हम फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या बनेगा, फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका क्या होता है, डेल्टा z को z से डिवाइड कर लो। तो आपने z से इधर डिवाइड किया तो इधर आपको किससे, इधर भी आपको z से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल्टा x अपॉन में, ऐसे लिखो डेल्टा x का मॉड प्लस डेल्टा y अपॉन में z का मतलब कितना है, x प्लस वाई। ये निकल कर आएगा आपके पास फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो फ्रैक्शनल एरर तो निकल आया। इसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना होगा। तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो परसेंटेज एरर यह आ जाएगा डेल्टा z बाई z इंटू 100। मतलब इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन में x प्लस वाई इंटू 100। तो ये निकल कर आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर। तो इस तरह से आप एरर का सम कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये